नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको ज्ञात है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत की सेना ने। उसकी रिपोर्टिंग करते समय कुछ न्यूज़ चैनलों पर कुछ भी इधर का उधर प्रसारित किया गया। उसी तरह की एक रूपरेखा पर महेंद्र अजनबी जी की एक कविता मैंने बहुत पहले हिंदवी पर पढ़ी थी, वीर रस का कवि सम्मेलन। सोचा आप सबके समक्ष रखता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कविता कुछ इस तरह है। युद्धोपरांत वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट। वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ। 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए, जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। 68 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला, देता हुआ मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान पहले ही निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुंझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तानी को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर। सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। एक कवि अभी भी पुराने जमाने के ख्यालों में झूम रहा था। मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लेकर घूम रहा था। एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से तो एक कवि ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्धशास्त्री था। उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया, दूसरा हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया, फिर जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है। जिस दिशा में ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। इसे कविता को गलत दिशा में नहीं सुनाना चाहिए था। ये वाला हाथ पीछे करके दूसरा वाला उठाना चाहिए था। कवि फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। पर कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहां तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया वो होगा करीब 15 किलो का। वो भी तब जब जाड़ों का भयंकर मौसम था। मैंने सोचा ये वीर रस का कवि इतना कमजोर कैसे हो गया। मेरी बगल वाले ने बताया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूंकता भुनता रहता है। इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पाता है जितना अपने शरीर का कर जाता है। जब वो कवि कविता पढ़ रहा था, श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है माइक के डंडे की ओट में आ गया है। ये दिखने में कैसा लगता है, जरा पता लगाओ। साथ वाला बोला, भाई किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन ले आओ। एक वाकई में दूरबीन ले आया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे, ये कवि खड़ा है या उसका एक्सरे। अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया और चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, सरगोथा, यहां तक कि हड़प्पा में भी झंडे फहराए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 10 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जे कर रहे थे जैसे सारे मक्कार प्रॉपर्टी डीलर बैठे हों।
अब अगले कब की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 10 कभी अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। पर वो मेरा दोस्त था, मंच से उतरकर मेरे पास आया, बोला, यार अजनबी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन्होंने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं? मैंने कहा, फिर तू ऐसा कर, जा झंडा लेकर और आगे बढ़ जा और सीधे अफगानिस्तान पर चढ़ जा। वो बोला, नहीं यार, वहाँ तो आजकल अमेरिका बमबारी कर रहा है। मैंने कहा, फिर और आगे ईरान है, वहाँ से तेहरान निकल रहा है, वहाँ फहरा दे। वो बोला, यार तेहरान तो क्या, और आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमश्क तक में झंडा फहरा दूं। पर यार शहर दमश्क, ऐसे नाम पर सोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क का। मैंने कहा, नहीं तो तू ऐसा कर जा, राइट टर्न लेकर चीन की तरफ निकल जा, या तो वहाँ फहरा दे, नहीं तो यू टर्न लेकर वापस मंच पर आ जा। यहाँ तो तू बिल्कुल नहीं डरेगा, झंडा कहीं भी फहराए, पर टेक ऑफ तो तू यहीं से करेगा। धन्यवाद।